4 ग्लूकोज में पहले से कायरल सेंटर थे, एक यहां नया जनरेट हो गया, तो इसके अंदर कितने होंगे? 5 कायरल सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट। ये ट्रिक जो है 4-3-2-1 ग्रुप में चलती है, दैट इज बाबा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक तरह की ईथर लिंकेज है, वो बेचारा उससे नहीं बच सकता। सेलुलोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो तो बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं। कौन से मिलता है? बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज मिलता है आपको। यहाँ पे देखा, ये ऐसी शीट्स बन जाए, शीट्स के रूप में आने लग जाता है, एक ऐसे है। तो ये बीटा, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। आपके पास साइटोसिन गुआनाइन के बीच में ध्यान रखना 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एडेनाइन थाइमिन के बीच में याद रखना 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो हेलो एवरीवन, क्या चल रहा है? जैसे गाने खेल सर राजमौली लेके आए माइंड मैप सीरीज के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। एंड यहां से अब जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, एमीन्स के अंदर भी, कि ऑर्गेनिक का मेनली कवर हो चुका है सारा कुछ। यस, अब जो थोड़े से ना ऑफ बीट टॉपिक्स जिनको हम लोग बोलते हैं, थोड़े से ऐसे टॉपिक्स जिनका ऑर्गेनिक से उतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ हद तक तो हमें चीजें कनेक्टेड हैं, तो उसको करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जो कि आप लोग ऑलरेडी आपकी नीट की जर्नी में देख चुके हो, आपने पहले भी आई थिंक पढ़ा भी, आई थिंक इसका ऑलरेडी माइंड मैप एक आपने बायो में देख भी लिया है। तो कुछ कुछ हद तक चीजें कनेक्टेड है। यस, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने वो बायो वाला लगा रखा है तो दिस विल बी वेरी वेरी सिंपल, उसमें ज्यादा इशू नहीं होगा। पर हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो टच देंगे वो केमिस्ट्री के एंगल से देंगे। हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक की जर्नी में अपना सीखा है, पूरे जो रिएक्शन सीखे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज करते हैं शुरुआत। बायोमोलिक्यूल्स में मोटे मोटे 4-5 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे मेजर आपका कार्बोहाइड्रेट्स रहने वाला है, उसको सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है, वो पहले देखेंगे। फिर हम लोग आएंगे धीरे धीरे करके अमीनो एसिड्स एंड विटामिन और इन सब के ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। भाई सुनो, ऐसा है, पहले तो इनकी बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि पहले करोड़ों सालों पहले, अगर हम लोग करोड़ ज्यादा हो गए, तो कुछ सालों पहले जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पहली बार एनालाइज कर रहे थे तो क्या हुआ था। देखो यार, इनिशियल डेफिनेशन इसके बारे में दी गई थी कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, दोज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन समझते हैं, कार्बन के पानी, मतलब हाइड्रेट मतलब H2O, तो H2O वाटर बेसिकली। तो जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि कार्बन 6 और वाटर 6, आई थिंक कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा लगा कि भाई ये सही है, कार्बन के हाइड्रेट्स का दे देते हैं। जैसे मान लो फ्रक्टोज है, उसका भी सिमिलर मामला हो रहा था। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को एक इनिशियल डेफिनेशन दी गई कि कार्बन के हाइड्रेट्स हैं ये, जितने कार्बन अकॉर्डिंगली उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऐसी डेफिनेशन में आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है सेट हो रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे हमने थोड़ी स्टडी और करी तो हमने देखा कि यार ये डेफिनेशन में थोड़े से गड़बड़ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की, जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, इसको भी फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो गलत बात हो गई। यस, ऐसे एक एसिडिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला चेक करोगे CH3COH होता है, हम सब जानते हैं। इसको अगर मैं इस डेफिनेशन में रखूं तो इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो भाई मुझे तो ऐसा फॉर्मूला चाहिए ना जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को सेटिस्फाई करे, बाकी लोगों की तरफ मत जाए, है ना। तो वो चीज यहां पे गलत जा रही है। और तो और आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको बोलते हैं रैमनोज, इसका फॉर्मूला C6H12O5। आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हो इस डेफिनेशन में, हाइड्रेट वाली डेफिनेशन में। ऐसे एक होता है डीऑक्सीराइबोज, आप इसको भी इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ऐसी डेफिनेशन जो कि कुछ जगह हो रही है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बन रही है और बाकी के लिए नहीं बन रही, और तो और कहीं और मॉलिक्यूल्स के साथ वो कंबाइन हो रहा है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज यूजलेस। तो हमने इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो अब आते हैं मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ। तो व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन? वो बोलता है यार ऐसा है, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्लूकोज है, ये स्ट्रक्चर खोल दिया मैंने, ठीक है। तो ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है, इसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है और बहुत सारे OH ग्रुप दिख रहे हैं, चेक करना जरा, है ना। तो पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, पॉली मतलब एक से ज्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH, तो पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप है प्लस आपका एल्डिहाइड है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में आ सकता है। अच्छा, यहां पे मेरे पास कीटोन है और मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यहां तो कीटोन हो जाए प्लस मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, या फिर कीटोन प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट। या फिर एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, जैसे सुक्रोज है। सुक्रोज में ये चीजें हम लोग दिखती कम है, तो क्या करते हैं, अगर उसको मैं पानी में डाल दूं तो पानी में डाल के सुक्रोज मुझे ये दोनों स्ट्रक्चर देगा। तो हमने कार्बोहाइड्रेट जो है, क्योंकि सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ऐसी डेफिनेशन सेट करी है कि या तो उसमें एल्डिहाइड हो और OH ग्रुप्स हो, या फिर कीटोन हो, OH ग्रुप हो, या फिर पानी में डालने के बाद ये चीजें दिखने लग जाए।
तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और वही डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करी गई है। मॉडर्न डेफिनेशन बोलती है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच कैन फॉर्म पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो दीज आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी में डालने में कितने टूटते हैं। यार अगर पानी में डालने में बिल्कुल ना टूटे, जैसे उनको बोलते हैं मोनोसैकराइड व्हिच डज नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब हम लोग आगे जाके बहुत सारे डिटेल्स में इनको स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। ओलिगोसैकराइड्स क्या हो जाएंगे, जो कि पानी में डालने के बाद 2 से 10 यूनिट देते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले की, तो ये एक ओलिगोसैकराइड है। क्यों? क्योंकि पानी में डालने के बाद ये 2 यूनिट दे रहा है ना। तो सुक्रोज एक ओलिगोसैकराइड हो गया। तो पॉइंट ये है कि 2 से 10 यूनिट जो देता है मोनोसैकराइड्स के, उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकराइड्स। अब इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जो 2 देगा उसको क्या बोलेंगे, डाइसैकराइड्स। ठीक है, और हमारे सिलेबस पे डाइसैकराइड्स मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 देख लो, एक सुक्रोज है, एक माल्टोज है, एक लैक्टोज है। स्ट्रक्चर याद, आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं पूरा बताऊंगा। माल्टोज होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, क्या कनेक्शन आगे देखेंगे। लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। यहां से याद करना आसान होता है, लैक्टोज और ग्लैक्टोज के अंदर लैक्टोज आ जाता है। ठीक है, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, इस तरह से आगे चलता जाता है। ट्राइसेकेराइड्स हमसे नहीं पूछे जाएंगे, एक मैंने बस नॉलेज के लिए डाल दिया है यहाँ पे। रेफिनोज, तुम्हारी नॉलेज इससे थोड़ी सी हो गई कि हाँ एक ये ट्राइसेकेराइड होता है। अब आते हैं पॉलीसेकेराइड्स पे। पॉलीसेकेराइड्स कौन से होते हैं, जो कि दो 10 से ज्यादा विच प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोजन, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्च काफी इंपॉर्टेंट, सेलुलोज भी। तो लेट्स सी देम वन बाय वन, इनका स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन हो गई इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब नेचर के बेसिस पे जनरली आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स को जैसे चीनी वगैरह हम लोग सोचते हैं ना, तो हाउ वी सी कि यार शुगर होता है कि नॉन शुगर होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आपका पत्ता, जैसे पत्ते के अंदर ना सेलुलोज वगैरह होता है, तो वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसमें भी वो कंपोनेंट आता है। और शुगर आपके चीनी, उसमें भी वो कंपोनेंट है। तो 2 तरह के हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली नेचर। तो एक आता है शुगर, एक नॉन शुगर। शुगर में क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल जैसे होते हैं। ठीक है, अमॉर्फस मतलब थोड़ा सा पाउडरी सब्सटेंस होता है। ये जो शुगर होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, चीनी पानी में मिल जाती है। यस, वेयरएस जो नॉन शुगर होते हैं वो पानी में नहीं मिलते हैं। पत्ता कभी आप देखा पानी में मिलता हुआ है? नहीं ना। स्वीट टेस्ट होता है इनका, मीठा टेस्ट होता है। शुगर खाओगे तो मीठी सी लगती है। अगर पत्ते खाओगे तो ब्लैंड लगते हैं। हम्म, पत्ते का टेस्ट खा के देख लेना भाई। और एग्जांपल देख लो सर इसके, क्या है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स जनरली आर एग्जांपल्स हियर। एंड जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो किसके एग्जांपल है, वो आपके नॉन शुगर के एग्जांपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर भी क्लासिफिकेशन आ जाती है। सफिक्स जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो ओज होता है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं तो हमें समझ आएगा। अगर मान लो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन है, अब ये कैसे पता लगता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर था, तो ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज में कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए 6 कार्बन है, पहले 3 कार्बन पे आते हैं, तो उसको बोलेंगे ट्राइओस। अगर 4 हैं टेट्रोस, 5 हैं पेंटोस। ग्लूकोज में 6 आ रहे तो क्या बोलेंगे उसको, हेक्सोस बोलेंगे। ठीक है, अगर उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप दिखता है, तो उसको क्या बोल दूंगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एल्डो। ठीक है, और कीटोन अगर होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है तो इसलिए कीटोस। तो अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड है जिसमें 3 कार्बन है, तो मैं बोलूंगा एल्डोट्रायोस। कीटोन विद 3 कार्बन कीटोट्रायोस। एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एल्डोटेट्रोस। कीटोन वाला कीटोटेट्रोस। एल्डोपेंटोस कीटोपेंटोस। एल्डोहेक्सोस कीटोहेक्सोस। ग्लूकोज ये होगा, फ्रक्टोज ये होगा। आई होप द क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू एवरीवन। यस, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अब ये भी एक क्लासिफिकेशन है। ये क्या बोलती है, अपने पास एक रिड्यूसिंग होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होंगे, जो कि पॉजिटिव टेस्ट देंगे, कौन सा, टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट का। ये चीज हमने ऑलरेडी आपके कार्बोक्सिलिक, ये सॉरी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हमने इसको देख रखी है। कैसे पता लगती है, हेमी एसिटल लिंकेज अगर होगी तो आपके पास ये आपको लिंकेज दिख जाएगी। एग्जांपल्स क्या हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सारे के सारे ये आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। और डाइसैकेराइड्स में 2 याद रखने हैं, माल्टोज और लैक्टोज। क्यों ऐसा होता है, जब मैं इनके स्ट्रक्चर्स बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा, पर ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। नेगेटिव, अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो नेगेटिव टेस्ट देगा टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट का।
कैसे पता लगेगा? हेमी एसिटल लिंकेज अगर नहीं है, ठीक है, एक तरीका मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा इसका। एग्जांपल्स क्या? पॉलीसैकेराइड सारे के सारे, डाइसैकेराइड सुक्रोज, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार फंसा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूजन डाइसैकेराइड्स में होता है। मोनो तो सारे के सारे आपके रिड्यूसिंग होते हैं, पॉली सारे के सारे आपके नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, डाइसैकेराइड्स में माल्टोज लैक्टोज रिड्यूसिंग है और सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पूरा क्लासिफिकेशन अब हमारा कंप्लीट हो गया, लेट्स गो फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अपने पास क्या है? अगर मान लीजिए मेरे ग्लूकोज, ये किसका है? ग्लूकोज का। और अभी हम लोग ग्लूकोज के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, पहले ग्लूकोज ढंग से क्लियर कर लेंगे, वो क्लियर हो गया फिर फ्रक्टोज देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, तो सुक्रोज में मुझे दिख रहा था, जिसको केन शुगर बोलते हैं। तो सुक्रोज के अंदर हमें पता है ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है। तो अगर मैं उसको तोड़ू, ठीक है, इसको सुक्रोज को कैसे, उसको हाइड्रोलाइज कर दो। तो अभी हमने करा, इसको हाइड्रोलाइज कर दो, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज आपको मिल जाता है। तो हमें तो ग्लूकोज चाहिए था, मिल गया, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरा, इसका जो एंगल होता है, याद है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो इसका एंगल आता है +66, मतलब ये पॉजिटिव रोटेशन दे रहा है क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो। ग्लूकोज देता है +52, मतलब ये भी डेक्स्ट्रो देगा। फ्रक्टोज देता है -92, मतलब ये लीवो देगा। अब क्योंकि एक से एक एक मिलता है, तो ओवरऑल इस तरफ जो रोटेशन है, अगर मैं इस तरफ की रोटेशन पूछूं आपसे, तो इस तरफ ओवरऑल रोटेशन कैसी आ रही है, यहां पे चेक करना जरा। यहां पे जो रोटेशन ओवरऑल दैट इज प्लस, लेकिन इधर अगर मैं ओवरऑल रोटेशन पूछूं तो कैसी होगी? नेगेटिव। तो वही चीज लिखा हुआ कि ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल चेंज डेक्स्ट्रो टू रोटेटरी हो रहा है, अलीवो हो रहा है। इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। कई बार इसको ना इन्वर्ट शुगर भी बोल दिया जाता है। यहां से जब ये कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग इन्वर्ट शुगर का नाम भी यहाँ पे देते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम स्टार्च। अब स्टार्च जो तो मैंने बताया था, इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर समझते हो, बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ऑब्वियस सी बात है, स्टार सेलुलोज आप ले लो, अगर आप उसको हाइड्रोलाइज करोगे, थोड़ी कंडीशन ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आ रहे हैं, तो कंडीशन थोड़ी हैवी करनी पड़ती है, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है, प्रेशर थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है, थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक करके आपको इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दे देगा। तो आप यहां से भी ग्लूकोज को बना सकते हो, ठीक है। अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहां से, ठीक है। देखो भाई, अपना जो ग्लूकोज है, पहले तो फॉर्मूला दिख रहा है C6H12O6, ठीक है। अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। कुछ बुक्स में ना इसके फिशर प्रोजेक्शन को ऐसे भी बनाते हैं, देखो CHO, जिस तरफ OH है, इधर OH है तो ये OH आ गया, इसका नेक्स्ट OH इधर है, इधर OH बना दिया, इधर OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, और ये आ गया आपका CH2OH। तो ये हो या ये हो, बात बराबर है, ये नोटेशन है, दोनों चलती है। अब आलस आता ना, सॉरी, इसको मैंने ना OH OH2 बना दिया, ये OH हम लोग बनाते नहीं है इसके, ऐसा इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो कुछ बुक्स में ऐसे बनता है, कुछ बुक्स में ऐसा बनता है, डरना नहीं है, दोनों सेम ही चीज। तो फिशर प्रोजेक्शन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब काम की चीजें करते हैं। पहले तो यार ये क्या है? दिस इज एल्डोहेक्सोज। ये देख रहा तुम लोग को एल्डोहेक्सोज है, क्यों? क्योंकि 6 कार्बन दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन की बात पहले ही हो गई है, पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये क्या है? मोनोमरो स्टार सेलुलोज, बता चुका हूं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा आता है कि कितने कायरल सेंटर हैं, 1 2 3 4, 4 कायरल सेंटर आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर। तो ये आपका पूरे का पूरा ग्लूकोज का ओवरव्यू है। काम की इसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। एक बार समरी भी होगी ग्लूकोज की। अब इस स्ट्रक्चर तक कैसे हम लोग पहुंचे, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सपना थोड़ा ना आया होगा किसी को कि यार ये स्ट्रक्चर होगा। तो कुछ कुछ रिएक्शंस हुए होंगे, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हुई होंगी, कुछ कुछ एनालिसिस हुए होंगे। तो वो एनालिसिस अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस, और ये दे रखे हैं एनसीईआरटी में, थोड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्लूकोज की बात करेंगे, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI, जो कि बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा। क्या करता है, मान लो कहीं एल्डिस को ऑक्सीजन पसंद ही नहीं है, रिड्यूसिंग है ना, तो ये ऑक्सीजन को गायब कर देगा। यहां पे देख लो जरा, यहां से क्या कर देगा? ऑक्सीजन पूरा गायब कर देगा। तो ये CH3 आ गया और हाइड्रोजन जोड़ देगा। इधर से भी ऑक्सीजन को क्या कर देगा? गायब कर देगा, हाइड्रोजन छोड़ देगा। तो ये पूरा पूरा क्या करता है? पूरा पूरा आपका ऑक्सीजन को हटाने की कोशिश रखता है, जहां ऑक्सीजन दिखते उड़ा देते हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे, यहां से ऑक्सीजन उड़ा दिया, ये वाला उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, पूरा उड़ा देगा, तो क्या बचेगा पीछे? आई थिंक सिर्फ CH3 CH3 CH2 से, देखो CH3 CH2 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 CH3, यही बचेगा। कोई चीज बची तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया N हेक्सेन। तो मेरे को एक चीज समझ आ गई कि जब मैं ग्लूकोज का रिएक्शन, ये ग्लूकोज है मेरे पास, उसको रिएक्शन करवाता हूं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज फॉस्फोरस प्लस HI,
रेड फॉस्फोरस प्लस HI, तो वो क्या करता है, वो मेरा N हेक्सेन देता है। इससे मुझे क्या समझ आया होगा, इससे मुझे ये समझ आया होगा कि जो ग्लूकोज है वो एक लीनियर चेन में है और वो 6 कार्बन उसके अंदर है, तो वही चीज पता लग गई, प्रूव्स दैट ग्लूकोज है 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। तो पहला एजम्पशन ये पता लग गया, इससे मुझे पता लग गया 6 के 6 कनेक्ट डायरेक्ट है। अगला, अब कुछ रिएक्शंस हैं जो कि क्या प्रूव करते हैं कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। देखो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, मैं जानता हूं, ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन के कुछ रिएक्शंस आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़े हुए हैं, याद करो जरा पुराने दिन। जैसे हमारे पास ये था, ये क्या होता था, रिएक्शन यहां पे दिखा रखा है, ये रिवीजन के लिए, इस तरफ जो मामला है ये रिवीजन का है। ये अगर आपको याद हो ऐसा, ठीक है, दिस इज फॉर रिवीजन। ये क्या है, आपका एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। याद करो मैंने प्लस माइनस करके सिखाए थे कि या तो ऐसे कर लो या फिर ये इस पे अटैक करता है, इसको खोल देता है और फिर ये इसके ऊपर अटैक करता है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, जो तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। आइडिया ये है इस पूरे के अंदर कि आपके पास यहां पे अगर COOH है और साथ में आप HCN दे रहे हो, तो वो क्या करता है, वो साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो ये साइनोहाइड्रिन, या तो ऐसे कर लो, माइनस के साथ ये प्लस ऐसे जोड़ लो और माइनस के साथ ये प्लस ऐसे जोड़ लो, तो ये साइनोहाइड्रिन बनाता है। और क्योंकि ये साइनोहाइड्रिन बनाता है तो ये रिएक्शन भाई ग्लूकोज भी देता है। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, ये देखो जरा यहाँ पे क्या कर दिया इसने, साइनोहाइड्रिन बना दिया, तो ये साइनोहाइड्रिन बन गया, इसको बोलेंगे ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। ग्लूको मतलब ग्लूकोज और साइनोहाइड्रिन, ठीक है। दूसरी चीज, 4 ग्लूकोज में पहले से कायरल सेंटर थे, एक यहां नया जनरेट हो गया, तो इसके अंदर कितने होंगे, 5 कायरल सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अब इस रिएक्शन से क्या प्रूफ हुआ कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि कीटोन भी रिएक्शन दे सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन अगर आपको याद हो हाइड्रोक्सिलअमीन वाला, तो ग्लूकोज क्या करता है, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन कर, ये याद है, ऐसे करते थे हम लोग, यार इसमें से पानी निकाल दो और हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ग्लूकोज क्या करता है, ये रिएक्शन देता है। ऑक्साइम ये क्या करता था, ऑक्साइम याद आ रहा है कुछ ऐसा, ऑक्साइम बन जाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो ग्लूकोज है वो सेम रिएक्शन दे रहा है, तो ग्लूकोज से आपको क्या मिल गया, ग्लूको ऑक्साइम मिल गया। तो ये देखो जरा, ये वाला ग्रुप की जगह पे ये मामला सेट हो गया, बड़ी सही चीज है। इधर आते हैं नीचे वाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, अगर याद हो आपको, बहुत बार करा रिएक्शन, बॉन्ड तोड़ दो HH जोड़ दो, तो CH2OH आ गया हमारे पास, वही चीज यहां पे हो रही है। इसने ऊपर वाले ग्रुप के साथ क्या करा, CH2OH आपका कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल, या तुम इसको ग्लूसिटॉल भी बोल सकते हो। यस, तो इससे क्या हो रहा है, दीज रिएक्शंस प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप। तो इस रिएक्शन से ये प्रूव हो गया, ये जितने रिएक्शंस मैंने दिखाए हैं कि भाई इसमें ना कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब हो सकता है कीटोन हो सकता है एल्डिहाइड हो, लेकिन एक तो है, इतना कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। तो वो कैसे कंफर्म होगा कि कौन सा वाला है, हाँ तो उसका जुगाड़ बताते हैं अभी, उसके लिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी आएंगे उसके ऊपर। बट हाँ एक चीज और, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी देख लेना अपने को। देखो आपको ये रिएक्शन याद होगा कि यहां पे अगर एक एल्कोहल है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, एनहाइड्राइड का, अगर आपको याद है ऐसा कुछ, तो क्या होता था, ये ग्रुप और ये ग्रुप मिलके क्या बना रहे हैं, इधर वाला मामला बना रहे हैं आर, इसको ओएसी ग्रुप बोलते हैं, दिस इज ओएसी, ठीक है, RO, दिस इज एसी ग्रुप, ठीक है, ये एसी ग्रुप होता है, साइल ग्रुप, ठीक है, एसिटाइल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ROAC, ये आ गया, और ये बीच वाला मामला जो है वो यहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, ऐसे दिख रहा है तुम लोगों को, देख लो भाई, देख लो जरा एक बार, है ना। तो अब ये क्या है, यहां पे CH3COOH, तो CH3COOH प्लस क्या हो गया, प्लस RO ये, और यही चीज देखिए ROAC यहां पे आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास बन रहा है। तो मतलब जो एल्कोहल होता है एनहाइड्राइड के साथ क्या बनता है, एक तरह से एसीटेट बनाता है, एसिडेटिक ग्रुप बना रहा है, यस। अब क्या करते हैं, वही चीज याद रखिए, कितने अल्कोहल हैं सर, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो टोटल हमारे पास 5 OH ग्रुप बैठे हुए हैं। अगर 5 OH ग्रुप बैठे हुए हैं तो 5 हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी, यस। तो पांचों के पांचों OAC 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 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोपेंटा एसीटेट मिलेगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, 5 सेपरेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप बैठे हुए हैं। तो दिस इज व्हाट इज प्रूव्ड बाय, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस। अब आते हैं कि हमें ये कैसे पता लगे कि कोई ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है कीटोन है, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कार्बोनिल है, पर एल्डिहाइड वाला है कि कीटोन वाला है, अब वो देखते हैं। तो यहां पे क्या है, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तो जो ब्रोमीन वाटर होता है भाई, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये एल्डिहाइड को तो भाई कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये हो जाएगा, दैट इज अलाउड।
लेकिन अगर इसको दिख गया कहीं ये अल्कोहल, तो अल्कोहल के साथ ये नहीं कर सकता कुछ। तो अगर आप देखोगे यहां पे अल्कोहल तो एज इट इज पड़े हुए हैं, इनको कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एल्डिहाइड जो है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर दिया। एल्डिहाइड हो सकता है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। दिस प्रूव्स कि कार्बोनिल ग्रुप किसमें है, एल्डिहाइड में प्रेजेंट है। ये पता लग गया। अच्छा एक पंगा और है, वो ये है कि हमारे पास ये कैसा अल्कोहल है, ये 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का। अभी एक पंगा ये भी है, अल्कोहल जो है इनकी डिग्री भी तो जस्टिफाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक मेथड और है, वो देखो जरा। ये हमारे पास है कि 1 डिग्री जो आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है ना, एल्डिहाइड के साथ तो नॉर्मल रिएक्शन करता है, ये 1 डिग्री के साथ भी एसिड में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अगर आप इसको यहां पे टेस्ट करोगे, एल्डिहाइड को तो इसने कन्वर्ट कर दिया एसिड में, 1 डिग्री अल्कोहल को भी इसने कन्वर्ट कर दिया एसिड में, बाकी को छेड़ नहीं रहा। इससे भी प्रूव हो गया कि एक अल्कोहल हमारे पास ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, जो कि आपका 1 डिग्री का है, बाकी आपके 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो वो चीज यहां से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो दिस रिएक्शन प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सैकरिक एसिड या ग्लूकारिक एसिड। ठीक है, ये हम लोग उसको बोलेंगे। आई होप दैट इज डन। चलो अब एक रिएक्शन और आता है टेढ़ा सा, उसको देख लेते हैं। दैट इज रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में हमको इस पे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन एक दो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं वो बता देता हूं कैसे करना। देखो, जब आपके पास ये होता है फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये जो फिनाइल हाइड्रोजन होता है, लिखा भी यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन, यार दो तीन बातें याद ही रखो, क्योंकि ये जस्टिफाई हम लोग मैकेनिज्म के बिना नहीं कर सकते। आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन यूज होते हैं, पहली बात। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर सिमिलर सा बनता है, मोटा मोटा। जो ये वाला कार्बन होता है, अगर आपको स्टेप्स याद हैं, हल्का हल्का याद करा देता हूं, ठीक है, कुछ ऐसा सा होता है। अगर आप देखोगे NH2, यहां NH, यहां PH, तो यहां से आप पानी निकाल देते थे, याद करो जरा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे N बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, NH, PH। तो जो यहां बन रहा है मोटा मोटा, यहां पे भी तुम्हें वैसा ही बनाना है, बस ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N, NH, PH। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। एक तो ये चीज आ गई, पहला कैसा स्ट्रक्चर बनाना। दूसरा, कितने फिनाइल हाइड्रोजन यूज होंगे, भैया ये 3 मोल यूज होंगे, ये दूसरा याद रखना है। इसको बोलते हैं ओसाजोन, ये जो स्ट्रक्चर आता है ओसाजोन बोलते हैं इनको, तो इसका नाम आ जाएगा ग्लूको ओसाजोन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन आपको याद रखने हैं, वो 3 मोल होते हैं। एंड ऑल्सो प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कार्बन। अगेन ये रिएक्शन कार्बोनिल कार्बन देता है, तो उसकी तरफ से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है, कहने का मतलब ये कि जैसे रिएक्शन हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ रिएक्शन दे रहा है भाई, बात तो सही है कि एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके कुछ रिएक्शंस मिल गए, आपके पास क्या बोलते हैं अल्कोहल है उसके कुछ रिएक्शंस मिल रहे हैं, 1 डिग्री वाले के कुछ मिल रहे हैं, तो कुछ कुछ रिएक्शंस वो दे रहा है जैसे एक्सपेक्टेड था। लेकिन अभी भी एक मेजर पंगा है, और वो मेजर पंगा ये है कि कुछ एबनॉर्मल हरकतें कर रही है उसने। जैसे वो अभी हमारा सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं दे रहा है, डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। इनफैक्ट जो पेंटा एसीटेट है, नॉर्मल टेस्ट देता है, लेकिन पेंटा एसीटेट डज नॉट गिव हाइड्रोक्सिलामीन टेस्ट। तो ऐसा क्यों? पेंटासिटेट जो आपने बनाया, ये पेंटासिटेट कहां बनाया था हमने, ये देखो जरा, पेंटासिटेट बनाया तो इसमें भी तो एल्डिहाइड फ्री बैठा हुआ है। अगर ये एल्डिहाइड फ्री बैठा हुआ है तो भाई इसको भी तो देना चाहिए था हाइड्रोक्सिलामीन टेस्ट, अब ये दे नहीं रहा। तो कुछ अजीब सी हरकतें करी ग्लूकोज ने, और इसको जब देखी साइंटिस्ट लोगों ने तो उनको समझ आया भाई जो हम सोच रहे हैं वैसा है ही नहीं। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो क्या गड़बड़ है, यहां पे गड़बड़ ये निकलती है कि अबव पॉइंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, तो हम इन सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाते हैं। और यहां से अब कहानी पलटेगी। ग्लूकोज को जो हम लोग आज तक ओपन समझते आए थे, वो एक्चुअली ओपन फॉर्म में बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है, हद का। एक्चुअली उसका एग्जिस्टेंस जो रहता है साइक्लिक फॉर्म में रहता है। तो पहले उसी पे आते हैं। ये भैया हमारे पास डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का देख लिया आप लोगों ने। अब क्या होता है, ये ग्लूकोज में जो ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये जो 5वें नंबर का ऑक्सीजन होता है ना, ये जगह क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। कुछ ऐसा याद सा आ रहा है तुमको?
ऐसा एक रिएक्शन होता था कि अल्कोहल और एल्डिहाइड के साथ मिलके एक मोल जब होता था तो हेमी एसिटल बनता था, 2 मोल पे एसिटल बनता था, है ना। तो ये एक मोल का एक ने किया रिएक्शन तो ये क्या बनेगा, हेमी एसिटल। तो यहाँ पे क्या हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनता है, तो ये ऐसा ऐसा जोड़ दिया मैंने स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे बनेगा। ये अब जो है ध्यान रखना एक बात, ये क्योंकि प्लेनर था, दिस गाय वाज प्लेनर, तो प्लेनर पे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, लेफ्ट साइड भी, बैक साइड भी, फ्रंट साइड भी। तो एक बार ये लेफ्ट साइड पे आ गया, देखो जरा, एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो एक बार ये लेफ्ट साइड पे आ राइट पे आ गया, एक बार लेफ्ट पे आ गया, दोनों पॉसिबिलिटीज है क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो हमको नहीं पता कौन सा बनाए, तो हमें दोनों बना के चलने पड़ेंगे। अब एक चीज और, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें एक आपका ऑक्सीजन आ रहा है, एक मेंबर ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं पायरनोज स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि पायरन ऐसा दिखता है, साइक्लिक विद ऑक्सीजन एट, मतलब एक ऑक्सीजन रिंग में आ रहा है। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पे हमारे पास एक पायरनोज स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये जो पायरनोज स्ट्रक्चर होता है ये अब हमको यहां पे बनाना है। पर कैसे बनाएंगे, अब उसी पे आ रहे हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पे हमारे सामने है, देखो जरा, ये आ गया हमारे पास, ये वही वाला, ये वाला लिया मैंने। अब ये था, इससे हमने दो पॉसिबिलिटीज बनाई। अब मुझे क्या करना है, इससे मुझे पायरनो स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये कैसे बनता है, उसकी एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक है आपके सामने। इस ट्रिक से तुम इसको बना सकते हो। कहने का मतलब ये, आपके अंदर देखो भाई, यहां पे अगर लेफ्ट साइड वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसको आपको ऊपर रखना है, राइट साइड वाले स्ट्रक्चर्स को नीचे रखना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, ये आपके सामने कर रखा है, ये 1 पे OH लेफ्ट पे अगर आए, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो लेफ्ट पे है या राइट पे है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो क्या करना है, अगर मान लो हमारे पास राइट पे है, राइट वाले अगर होंगे, OH राइट पे आ रहा है, राइट मतलब नीचे, तो राइट मतलब इसका OH 1 पे क्या होगा, नीचे होगा। अगला क्या है, राइट पे, अगला OH भी नीचे, अगला लेफ्ट पे, तो अगला OH क्या होगा, ऊपर, अगला राइट पे, अगला OH क्या होगा, नीचे। फिर आपका ये तो OH पूरा ब्रेक ही हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये तो ऐसा स्ट्रक्चर देगा रिंग वाला, देखो जरा, ये तो ऐसे पूरी रिंग वाला आएगा ना, ये वाला इस तरह से, ये वाला मामला। तो ये जो OH है इस तरह से ये पूरे का पूरा इसके साथ कनेक्ट हो रहा होगा। तो पॉइंट ये है कि आपका छठे पे CH2OH, तो CH2OH का पंगा आता है, क्योंकि हमको नहीं पता फिफ्थ कार्बन पे क्या हो रहा है, फिफ्थ कार्बन वाला पंगा है। अब इस पे CH2 ग्रुप O आता है और साथ में H आ रहा है, इसका क्या करें। तो जो फिफ्थ कार्बन है उसका वैसे याद किया करें, उसका एक रूल वैसे होता है, जिसका ज्यादा मास वो ऊपर, तो CH2OH में और H में, ठीक है, मोर मास, ऐसा लिख देता हूं, मोर मास विल बी अबव, विल बी अबव। ये कहां पे रूल लगाना है, ये लगाना है C5 कार्बन पे। तो C5 कार्बन पे आप ये रूल लगाओगे तो ये ऊपर होगा, और यहां पे ये देखो ऊपर ही रहेगा। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, जहां पे ये बिलो होता है, ठीक है, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, जो अबव होगा दैट इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। ये दो नाम है इसके। आई होप दिस इज क्लियर। यस, बताओ भाई, कोई दिक्कत है इसमें, दुख दर्द नहीं। अब यार फिर भी ना, फिर भी एक दुख तो है सर, एक दुख तो है कि यहां से ये तो हमने बना लिया, ठीक है, ये बन गया सर, लेकिन ना अभी भी मैं अगर पेपर में याद करूं सर, तो मेरे को बहुत इशू आएगा। क्योंकि अगर आप देखो सोच समझ के कि यहां पे पहले मैं ओपन चेन बनाऊं, उसके बाद फिर मैं रिएक्शन कराऊं, फिर मैं उसके लेफ्ट राइट करूं, फिर मैं वहां से ये रूल याद करूं, तो सर मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा और मैं गड़बड़ कर दूंगा। तो इसकी ना एक ट्रिक होती है, लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रिक। क्या ट्रिक है फॉर दिस, व्हाट इज द ट्रिक फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो, एक बात तो पक्का है, फिफ्थ कार्बन पे तो हमेशा CH2OH ऊपर आएगा, फिफ्थ कार्बन पे CH2OH हमेशा ऊपर आएगा, इसमें तो कोई दुख नहीं था, कोई दुख नहीं था, है ना। देख लो जरा, अगर आप फिफ्थ कार्बन को देखोगे तो दोनों के CH2 ऊपर आ रहे हैं। अब ट्रिक ये है कि आपके पास यहां से ट्रिक शुरू होती है, दैट इज 4। ये ट्रिक जो है 4 3 2 1 के रूप में चलती है, दैट इज बाबा। बाबा मतलब बिलो, अबव, बिलो, अबव। ये आपकी ट्रिक हो गई। बाकी जगह H H H H जगह आप चेक करोगे तो ये देख लो जरा, दिस इज बिलो अबव, बिलो अबव, ये बन गया। अब फर्क कहां आता है सर, सब कुछ तो सेम है, बस अल्फा बीटा में C1 पे फर्क आता है। तो ये सब कुछ सेम है, देखो इसका 4th 2 3 2 1 सेम है, तो ये सर ऐसा सेम रहेगा, दिस इज H, दिस इज OH, दिस इज H। बस फर्क आएगा सर C1 कार्बन पे, तो C1 कार्बन पे उल्टा करना होता है,
इसका अगर ऊपर है तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे। आई थिंक इस ट्रिक से तुम्हारा सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चेक करोगे तो ये भी वैसे ही था, बिलो अबव बिलो, और ये बिलो पे आ गया। तो इस ट्रिक से मुझे लगता है स्ट्रक्चर बनाने हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगे, अब ज्यादा दुख हमें नहीं झेलना पड़ेगा। चलिए, तो ये अगर आपके हो गए हैं, अब आते हैं टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एपीमर्स एंड एनोमर्स। ठीक है, एपीमर्स क्या होते हैं, वैसे पहले भी देख रखे हैं, ऐसे डाइस्टीरियोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन कायरल सेंटर ओनली। तो अगर एक कायरल सेंटर, जैसे ये है हमारे पास, जैसे C2, ठीक है, सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे अगर ग्लूकोज को आप इन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, C2 पोजीशन पे इसमें उल्टी तरफ कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। इसको क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे एपीमर। दे आर कंसिडर्ड एज C2 एपीमर। तो जो ग्लूकोज होता है आपका, वो और मैनोज क्या होते हैं, C2 एपीमर होते हैं। अब एपीमर्स अगर साइक्लिक हो जाए तो उसको बोला जाता है एनोमर्स। तो साइक्लिक एपीमर्स आर कंसिडर्ड एज एनोमर्स। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये साइक्लिक था, तो ये देखो ये C1 इस वाले पोजीशन पे आ गया हमारे पास, इस पोजीशन पे देखो फिर उल्टा हो रहा है। अभी भी करें हमने ये स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोस बीटा डी ग्लूकोपाइरोस, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको हम लोग एपीमर्स बोलेंगे। तो क्या सारे के सारे एनोमर्स एपीमर्स होते हैं, जी हाँ। क्या सारे एपीमर्स एनोमर्स होते हैं, जी नहीं। ठीक है, एपीमर्स बड़ी कैटेगरी है, एनोमर्स छोटी कैटेगरी है। ठीक है, एनोमर्स आर स्पेशल कंपाउंड्स ऑफ एपीमर्स। यस, तो ये हमारे सामने पूरा हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो चलो फिर अब आते हैं टुवर्ड्स द म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूको, ये तो हमने पहले भी बता दिया, पर मैं फिर भी बता देता हूं। यार अगर आप ओपन चेन मान लो आपने शुरू करा, दिस इज ओपन चेन। ओपन चेन मतलब खुला वाला, ठीक है। तो अगर आप ओपन चेन ग्लूकोज प्योर उठा लाओ तो कुछ टाइम रखोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और ये आपका बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज दोनों के साथ क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। जस्ट अ सेकेंड, चलो भाई। तो पॉइंट ये है कि अगर ओपन चेन ग्लूकोज आप लोगे तो यार ये क्या करता है, थोड़े टाइम के बाद ना ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज भी बना देगा, और थोड़ी टाइम के बाद साथ ही साथ ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बना देगा। और आपका क्या होगा, चाहे आप इससे स्टार्ट कर लो, मतलब ये भी होता है कि मैं ना क्या करूंगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज लूंगा, इसको ले लो, ये इन दोनों के साथ आ जाएगा, इसको ले लो, इन दोनों के, मतलब ये तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे इसका क्योंकि अल्फा स्पेसिफिक 112 होता है, इसका अल्फा स्पेसिफिक 18.7 होता है, परसेंटेज भी इसकी रहती है, तो इनका जो नेट वैल्यू निकल के आती है दैट कम्स आउट एज 52.7। मतलब इससे स्टार्ट करोगे तो ये डिक्रीज करके यहां तक पहुंचेगी, इससे स्टार्ट करोगे तो इंक्रीज होकर यहां तक पहुंचेगी यहीं पे। तो नेट वैल्यू हमेशा ये रहती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। यस, तो अब आते हैं, तो वही चीज यहां लिखी है, दैट इज इफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज इज डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, उसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होके यहां पे पहुंचेगा। अगर बीटा डी पे करोगे उसका भी इंक्रीज होकर यहां पे पहुंचेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। इसको जल्दी से लिख लो एक बार, तो लिख लिया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं इसकी पूरे की समरी की, क्योंकि अब मैंने पूरे का पूरा टॉपिक आपको कवर करा दिया। सबसे पहले ये कि हमारे पास तीन रूप हैं ग्लूकोज, इसका बनता है डी ग्लूकोपाइरानोज, और एक बनता है इससे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा और बीटा। भाई हेमी एसिटिल फॉर्म तो तब है जब रिएक्शन होगा। अब ग्लूकोज में रिएक्शन हमने करा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 रिएक्शन तो किया नहीं अभी तक, तो इसमें हेमी एसिटिल फॉर्म तो हम लोग बोलेंगे अभी नहीं है। ठीक है, वो तो रिएक्शन के बाद होती है, तो साइक्लिक फॉर्म में होगी, तो इसमें हेमी एसिटिल है, इसमें हेमी एसिटिल है। लेकिन क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें भी दिख रहा है और हेमी एसिटिल में भी रिएक्शन होता है, तो टॉलन फेलिंग रिड्यूसिंग ये तो सारे के सारे होंगे यहाँ पे। यस, अब बात करते हैं म्यूटा रोटेशन। तो वही, तो वो तो तीनों दिखाएंगे, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। कायरल सेंटर्स इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत है जो कि बार बार आ रखा है एग्जाम में, इसका ध्यान रखेंगे। कायरल सेंटर्स तुम्हें दिख रहे हैं, इसमें यहां भी कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। इसमें भाई ये कायरल नहीं है तो चार ही है, 1 2 3 4, 2 3 4 5 पे। ठीक है, 2 3 4 5 प्लस एक उस पे भी 1 पे, तो ये हमारे पास कितने आ गए, यहाँ पे हमारे पास 5, वहां 5, और इसमें ओपन वाले में 4। तो ये हमारे पास कायरल सेंटर्स रहेंगे। अब हमने ग्लूकोज काफी हद तक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सिमिलर ही चीजें क्या होती हैं आपकी फ्रक्टोज में होती है, तो अब हमको ज्यादा इश्यू नहीं रहेगा। जैसा ग्लूकोज आपकी हरकत कर रहा है, सिमिलर सिमिलर मोटा मोटा फ्रक्टोज करता है, बस फ्रक्टोज में क्या कीटोन ग्रुप है, तो वो एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे कीटोनल रिएक्शंस देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रक्टोज है। अगर आप देखोगे वही वाली बात, तो ये C5 कार्बन क्या करेगा, इसके साथ वही वाला रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे आप क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, तो ये आपका 5 मेंबर रिंग होता है फ्यूरन, तो यहाँ पे बनता है फ्यूरनोज स्ट्रक्चर, तो ये क्या बनेगा, फ्रक्टोफ्यूरनोज।
तो ये हमारे पास है, और सेम रूल्स जो यहाँ पे पहले थे वही सिमिलर रूल्स यहाँ पे आपके लग जाएंगे। एक बनेगा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, एक बनेगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप यहाँ पे ध्यान रखोगे तो ये हमारे पास वही है, ठीक है। आई थिंक सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे भी। अगर चेक करोगे दो रूप हैं, क्योंकि ये क्या था, प्लेनर था चाचा, ये प्लेनर था, तो दोनों तरफ से अटैक होगा तो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक हमारे पास अल्फा डी फ्रक्टोफायरेनोस, एक हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। यस, तो दो हमारे पास फ्यूरानोस बनेंगे, तो वो अल्फा है, ये बीटा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वही वाली रूल, लेफ्ट साइड अबव, राइट साइड बिलो। तो अब ये लगाओगे तो आपके पास स्ट्रक्चर्स बन के आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, इसके भी एक बार समरी देख लेते हैं पूरे की। क्या ही समरी है, फ्रक्टोज अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है, एक बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है। ध्यान रखना है म्यूटा रोटेशन ये भी दिखाएगा कि अगर आप एक बनाओगे तो इससे अल्फा और इससे बीटा दोनों बन जाएंगे, अगर अल्फा लोगे तो भी ये दोनों जनरेट हो जाएंगे। तो म्यूटा रोटेशन इज शोन बाय फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज आर एनोमर्स। आई थिंक ये बात पे आप एग्री कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ एक पोजीशन है जो ये वाली पोजीशन है जिसपे क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है। यस, एंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स आई थिंक इज वेरी वेरी डायरेक्ट। अगर आप ओपन चेन देखोगे तो ये 3 है, अगर आप क्लोज चेन करोगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर करोगे, तो एक यहां भी जनरेट हो जाएगा, तो तब 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स ओपन में 3 है, क्लोज में 4 हो जाएंगे। यस, अब आते हैं, इसके साथ हमारा मोनो वाले काम खत्म हो गए। तो मोनो हमें 2 पढ़ने थे, ग्लूकोज पढ़ना था, फ्रक्टोज पढ़ना था, दोनों को हमने काफी हद तक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की, ठीक है। अब डाइसैकेराइड्स में एक सुक्रोज पढ़ना है, एक माल्टोज पढ़ना है, एक लैक्टोज पढ़ना है। पहले एक एक करके देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। सुक्रोज की अगर मैं बात करूंगा तो अल्फा डी ग्लूकोज, ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये मेरे पास बीटा दी फ्रक्टोज है। अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी, बीटा दी फ्रक्टोज, ठीक है। तो अब ये मेरे पास बैठे हुए हैं, क्या करना है मुझे नंबरिंग देखना, ध्यान रखना, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग है मेरे पास। अब क्या है, C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसके C1 के साथ इसका C2 की कौन सी लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक होती है कि बेसिकली दो OH ग्रुप में से आप क्या कर दो, वाटर निकाल दो। अगर इससे से वाटर निकाल दोगे तो ऑक्सीजन आएगा, देखो जरा ऑक्सीजन आएगा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमें दिख रही है। ये क्या बन गया, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या है आपका, सुक्रोज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पे अपन सुक्रोज बोल देंगे इसको, ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। ग्लूकोज का C1 मेन होता है, फ्रक्टोज का C2 मेन होता है। अगर आपके मेन हीरोज दोनों ही इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक तरह की ईथर लिंकेज है, वो बेचारा उससे नहीं बच सकता, ठीक है। ईथर लिंकेज थोड़े से इनर्ट से होते हैं। तो अगर ये दोनों इन्वॉल्व हो गए ईथर लिंकेज के अंदर, क्योंकि इसके C1 पे एल्डिहाइड था और इसके C2 पे कीटोन था, अब दोनों के दोनों ही फंस गए। अगर दोनों के दोनों फंस गए तो हेमी एसिटल का स्कोप तो है नहीं। तो अगर हेमी एसिडल का स्कोप नहीं है तो ना टॉलन, ना वेलिंग, ना बेनेडिक्ट, ना रिड्यूसिंग, और ना ही अब ये म्यूटा रोटेशन कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सब कुछ आपके एल्डिहाइड कीटोन के थ्रू होना था, और वो दोनों के दोनों आपके फंसे हुए हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, वहां से रिटर्न करना पॉसिबल नहीं। यस, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज आपको लेने हैं और उनके C1 C4 से कनेक्ट करने हैं। ये C1 C2 C3 4, इसके C4 के साथ इसका C1 कनेक्ट करना है। तो यहां पे क्या करेंगे आप लोग, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपने बना दी, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज हो गया। अब क्योंकि इसका C1 क्या है, फ्री है, एक भी ग्लूकोज, या ग्लूकोज में C1 देखना, फ्रक्टोज में C2 देखना है, इसका C1 फ्री, एक भी फ्री हो गया बस, और कुछ नहीं देखना। हेमी एसिटल, टॉलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, रिड्यूसिंग, म्यूटा, सब अपने ये दिखाएगा। यस, तो ये आपका माल्टोज का स्ट्रक्चर हो गया, इसको लिख लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। हम अब यहां से मुझे अगला स्ट्रक्चर बताना है ग्लैक्टोज का। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, ग्लूकोज के अंदर अगर आप C4 को इंटरचेंज कर दो, बस C4 को इंटरचेंज करना है, ये बस चेंज करना है, ठीक है। तो एक तरह से एपीमर हो गए, C4 एपीमर। तो ग्लूकोज का C4 एपीमर बनाना है, तो दिस इज C4 एपीमर। तो ग्लूकोज का अगर आप C4 एपीमर बनाते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैलेक्टोज। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया, तो हमें यही बनाना है। जैसे यहां पे मेरे पास बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज है, तो मुझे अगर बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, तो अगर आप देखोगे तो मेरे को C1 C2 C3 C4 इसको इंटरचेंज करना है। ये अगर मैं घुमा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे हमारा रिएक्शन है बीटा डी गैलेक्टोज
और बीटा डी ग्लूकोज अगर आप लेके चलते हो, उनको C1 C4 उनकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हो। तो ये भैया मेरे पास इसका C1 2 3 4, तो इसका C4 1 2 3 4, इसका C1, यस ये बोला इसने C1 C4, तो इसका C1 इसका C4, ये क्या करेंगे यहां से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे आप। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर लैक्टोज, ठीक है। आई थिंक ये दूध वगैरह में मिलता है आप लोगों को, तो नेचुरली फाउंड इन मिल्क, यस। और क्योंकि इसमें अंदर भी C1 क्या है, फ्री, देखो जरा इसका C1 फ्री है, तो हेमीएसिटल टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट रिड्यूसिंग म्यूटा सब दिखाएगा भाई, ठीक है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक चीज और रह गई वो बताता हूं। स्वीटनेस के मामले में फ्रक्टोज सबसे ज्यादा स्वीट होता है, फिर सुक्रोज, फिर ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज इज मोर स्वीट, मतलब अगर आप 1 ग्राम फ्रक्टोज लेते हो और 1 ग्राम ग्लूकोज लेते हो तो फ्रक्टोज में ज्यादा स्वीटनेस आती है, यस। इसलिए फ्रक्टोज सिरप काफी यूज करे जाते हैं स्वीटनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसके साथ हमारे डाइसैकेराइड्स कंप्लीट हो गए हैं जो हमें देखने हैं। अब आते हैं टुवर्ड्स द पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास 3 है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। इसको देखते हैं एक करके। पहले आता है सेलुलोज। सेलुलोज के अंदर आप क्या करते हो, पहले तो सेलुलोज, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेलुलोज को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो तो बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं। कौन से मिलता है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज मिलता है आपको। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे बनता किससे है, अगर आप चेक करोगे तो यहां पे C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो एक का C1, ये C1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या होता है, ये जो C1 C4 है, इनके अंदर से ऐसे वाटर निकलता है, ऐसे वाटर निकलता है, ऐसे इसका वाटर निकलता है। तो ये क्या होता है, इस तरह से कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो ये जो एक तरह से पॉलीमर हो गया, यस आई थिंक इट इज अ पॉलीमर। तो ये सेलुलोज क्या हो गया, एक तरह का पॉलीमर हो गया, जहां पे बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट आके कनेक्ट होते हैं। तो ये ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर नियर टू ईच अदर, तो हेंस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। क्योंकि एक दूसरे के पास होते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से ये इंटरमोलिकुलर नहीं करेगा, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर अगर ये करेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, वाटर इनसॉल्युबल। ये बात हमने पढ़ रखी है कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो इंटर नहीं करेगा। वैसे भी अगर आपको याद हो, सेलुलोज जनरली पत्ते वगैरह में मिलता है ना अपने को, तो पत्ता पानी में, तो पानी में डालते तो पत्ता गायब तो हो नहीं जाता है, पत्ता पत्ता रहते हैं। तो यहां पे आप उस तरह से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब सुनो भाई, क्योंकि सारे के सारे C1 इसके इन्वॉल्व है, तो ये सब में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये सब तो आप ऐसे ही मामला रिजेक्ट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है ये काफी इंटरेस्टिंग है। स्टार्च के अंदर अगर आप देखोगे, पानी, वही वाली बात है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर इसमें रहने वाले, अगर आप पानी में हाइड्रोलाइज करते हो। दो इसमें होते हैं, एक होता है इसको बोलते हैं अमाइलोज, जो कि 15 से 20% होता है। एक इसके अंदर यूनिट आता है जो कि अमाइलोपेक्टिन, जो कि 80 to 85% रहता है। क्या है ये अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, एक एक करके पहले इसको देख लेते हैं। अमाइलोज होता है लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। लीनियर मतलब स्ट्रेट चेन होगा, कहां से कनेक्ट करता है, C1 C4 से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां से कनेक्ट करेगा, यहां से कनेक्ट करेगा, यहां से कनेक्ट करेगा, तो यहां से कनेक्ट करेगा, तो कनेक्टेड ऐसे चेंज चलती जाएगी। तो दिस इज बेसिकली अमाइलोज, ठीक है। तो अब पॉइंट ये आ जाता है कि इसके अंदर, क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर तरफ ग्रुप होते हैं, तो ये क्या करता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो यहां से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप रहता है, क्योंकि ये एक तरह से लीनियर होता है। अगर इंटर का स्कोप रहता है तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है विद वाटर, हेंस इट इज वाटर सॉल्युबल। वही लिखा है, इट कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेंस ये वाटर सॉल्युबल होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्योंकि C1 इस सबका ग्लूकोज में इन्वॉल्व है, तो ये सबको तो आई थिंक तुम लोग वैसे ही रिजेक्ट मार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, मतलब क्रॉस लिंकिंग होने लग जाती है, ब्रांचिंग होने लग जाती है। एक तो आपको क्या करना है, नॉर्मल ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसे चल रही थी, ये चेन चल रही थी आपकी, देखो जरा ऐसे एकदम चेन चल रही थी, ऐसे एक और चेन चल रही है। अब क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है C1 C6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। जैसे ये आपका C6 है, दिस वाज C6, ये C1, इसको यहां से आपको कनेक्ट करना है। तो ये क्या होने लग जाएगी, यहां से आपकी ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे आप ब्रांचिंग करने लग जाओगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, देखो जरा ऐसे ब्रांचिंग होने लग जाएगी। अब ये ब्रांचिंग हर 25 से 30 यूनिट के बाद होती है, तो आपको क्या मिलता है, आपको अमाइलोपेक्टिन मिलता है, ठीक है। तो वही चीज यहां भी करी हुई है कि पहले C1 C4 से कनेक्ट होता है, फिर C1 C6, फिर C1 C4 से कनेक्ट होता है। यहां पे डिफरेंस कितना आता है, रफली 25 से 30 यूनिट्स के बाद आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके पास है, क्योंकि अब ब्रांचिंग हो गई है तो इंटर का स्कोप खत्म हो जाता है, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं।
ये दिमाग में रखना है। तो ये C1 C वाले तो वैसे इन्वॉल्व है, तो इसको तो आप वैसे क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और अगर ये क्लियर है आप लोगों को, तो चलिए फिर इसके बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। दैट इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये 15 से 20% है, वो 80 से 85% है। ये लीनियर होता है, वो ब्रांच होता है, पानी में सॉल्युबल, इंटरमोलिकुलर कर सकता है, वो नहीं कर सकता, पानी में इनसॉल्युबल। इसकी लिंकेज C1 C4 से होती है, उसकी C1 C4 तो है ही है, लेकिन C1 C6 से आपकी क्रॉस लिंकिंग मतलब ब्रांचिंग होने लग जाती है। ये भी नॉन रिड्यूसिंग, वो भी नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास ग्लाइकोजन। इसके बाद हमारे जो ये पॉलीसैकेराइड्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो है वो माइलोपेक्टिन जैसा ही है, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रांचिंग इज मोर। हर 10 यूनिट्स के बाद, वो कितने में हो रहा था, 25 से 30 यूनिट्स के बाद, ये कितने में हो जाता है, 10 यूनिट्स के बाद आपका क्या होने लग जाएगा, आपका सीधा सीधा ये क्या कहते हैं, क्रॉस लिंकिंग या ब्रांचिंग होने लग जाती है। तो अगर आप ये देखो करनी हुई है, ये वाली लिंकिंग हो रही है, देखो जरा वही हो रही है, बस हाँ अब ये कितने बार हो रही है, 10 यूनिट्स के बाद हो रही है। दिस इज ग्लाइकोजन। ये अगर आपको क्लियर हो गया है, तो अब इस पूरे को समराइज करता हुआ ये एक टेबल है, ठीक है। जितना हमने पढ़ा ये आपके सामने पूरा मैंने एक साथ रख दिया। इसको करा सारा कुछ है, बस यू कैन जस्ट समराइज इट कि मैंने एक टेबल पे सब कुछ कर दिया, बिकॉज ये चीजें ऐसी है जो हमसे पेपर में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा A4 शीट पे आप इसको लिख के एक बार अपने सामने बना लगे, याद करते रहना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब छोटी छोटी चीजें बची हैं इसके अंदर, वो कंप्लीट करते हैं, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट्स मोटा मोटा लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। एक होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, जैसे ऊपर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है, प्रायोरिटी पे वो टॉप पे रहता है। अगर इसके रिस्पेक्ट में OH या तो राइट साइड हो सकता है, और ऐसे ही लास्ट ये सेकंड लास्ट कार्बन का देखना, मतलब दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज द सेकंड लास्ट कार्बन। आपको सेकंड लास्ट कार्बन की बात करनी है हमेशा। ऐसे यहां देखो 1 2 3, दिस इज द सेकंड लास्ट कार्बन। सेकंड लास्ट कार्बन पे आप चेक करेंगे OH किस साइड है। अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो इसको हम लोग L बोलते हैं। ध्यान रखना इसका वो वाले छोटे वाले DL, इससे कोई लेना देना नहीं है, जो हमने पहले पढ़ रखा ऑप्टिकल में, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर वो राइट साइड होगा OH ग्रुप, तो हम लोग उसको डीग्लिसरॉल्डिहाइड बोल देंगे, या स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल्डिहाइड का होता है। यस, तो ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ये सब आपके होते हैं, तो वो बेसिकली इसी के ऊपर आपके आते हैं, ठीक है। यस और नो, ये अगर आपको क्लियर हो गया है, तो अब आते हैं टुवर्ड्स द स्टेपिंग अप ऑफ एल्डोल सीरीज। यार ये ना एक तरीका है जिससे आप 3 वाले से 4, 4 वाले से 5, 5 वाले से 6 बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास डीग्लिसरॉल्डिहाइड है, मैं उसके अंदर ये सेट ऑफ रिएजेंट्स देता हूं, क्या हो रहा है उसमें फर्क नहीं पड़ता। KCN प्लस HCN प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H पॉजिटिव प्लस सोडियम अल्कली वाटर pH 3 से 5, ये अगर आप रिएजेंट देते हो तो करता क्या है, नीचे वाला ध्यान रखना, ये मामला एकदम सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, इसमें देयर इज नो चेंज, ये सेम रहता है। नीचे वाले मामले में कुछ चेंज नहीं होना, इसके जस्ट ऊपर यहां पे एडिशन हो जाएगी, यहां पे एडिशन हो जाएगी। तो देखो जरा, यहां पे ये ग्रुप ऐड हो गया, यहां पे ये ग्रुप, ऑब्वियसली दोनों तरफ ऐड होंगे, दो पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप डीग्लिसरॉल्डिहाइड से शुरू करोगे ना, तो आपको डी फॉर्म ही मिलेगी, कुछ भी कर लो मिलेगी डी फॉर्म ही, ये ध्यान रखना। अब अगर ये दोनों OH सेम साइड पे होते हैं, अगर ये दोनों OH क्या होंगे, सेम साइड पे ऐड होंगे, सेम साइड पे होंगे तो उसको इराइथ्रियोज कहते हैं। अगर ये ऑपोजिट साइड पे होंगे तो उसको हम लोग ट्रियोज कहते हैं। ये बस अपने सामने है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, डी से डी बनेगा, एल से एल बनेगा। हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे वो डी फॉर्म की करेंगे, एल फॉर्म आपकी आगे अपने आप आती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब आते हैं, जैसे ये हमारे पास अब एल फॉर्म है, एल में यहाँ पे लेफ्ट साइड हो गया, यहां देखो जरा, तो नीचे वाला मामला चेक करना जरा, नीचे वाला ये चेक करना जरा, ये जो है ये आई थिंक मेरा पूरे का पूरा सेम है, यहाँ पे चेक करो कुछ भी चेंज नहीं है। तो अगर आप एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से शुरू करते हो, तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से आपको क्या मिलेगा, एल थ्रियोज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए, ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हो गए, और आपको एल इराइथ्रोज मिलेगा, ये क्या हो गए, सेम साइड पे हो गए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो तुम्हें इतना समझ आ गया, मैं बार बार एल नहीं करूंगा, मैं बस इतना बता देता हूं कि अगर आप एल यहां से डी से शुरू करते हो तो डी फॉर्म मिलेंगी, एल से शुरू करोगे तो एल फॉर्म मिलेगी, बस ये दिमाग में रखना। हम लोग जो आगे बात करने वाले हैं वो डी फॉर्म की करेंगे, एल फॉर्म आप अकॉर्डिंगली खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे अब इराइथ्रियोज आ गया और एक थ्रियोज आ गया। इराइथ्रोज से फिर वही वाली बात, आपको कहां से करना है, ये हमारे पास इराइथ्रोज यहाँ पे आया, अब इसके ऊपर चलना तुम लोग, ठीक है, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर या तो राइट साइड ऐड हो सकता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड हो सकता है, इसको बोलेंगे राइबोस, इसको बोलेंगे अरेबिनोस। इसके ऊपर भी यहाँ ऐड हो सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट या फिर लेफ्ट,
इसको बोलेंगे जाइलोज, इसको बोलेंगे लाइक्सोज। ये अराबिनोज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम लोग ग्लूकोज बना लेंगे। फिर एक एक करके पकड़ लेते हैं। राइबोज के ऊपर 2, अराबिनोज के ऊपर 2, जाइलोज के ऊपर 2, लाइक्सोज के ऊपर 2। ये बनता है एल्डोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, यहाँ पे आया ग्लूकोज, यहाँ पे आयोडोज, ग्लैक्टोज एंड टेलोस। ये हमारे पास पूरे के पूरे बन गए। यस, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्लूकोज वाला। ठीक है, अब इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैंने पूरे को एक बार समराइज कर दिया है इस रूप में, क्योंकि ये हो सकता है। तो डीग्लिसराल्डिहाइड से शुरू करेंगे तो 2 बनेंगे। इराइथ्रोज बनाने का तरीका बता दिया, 3ओस। ये आ गया राइबोस और अरेबिनोज में टूटेगा, ये जाइलोज और लाइक्सोज में टूटेगा। अब इसके आगे जो है ना, इसको याद करने का ट्रिक बनाई है। ऑल्टो एंड एल्ट्रोज से गुलमार्ग मनाली घूमने गए, पास पास है, पास पास, अच्छी जगह है। और लास्ट में लिख दिया गिरगिट, क्योंकि बता के नहीं है घूमने। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ऑल्टो से हम लोग याद करेंगे एलोज, यहां पे एल्ट्रोज, यस, गुलमार्ग से ग्लूकोज, यहां पे आ गया मेनोज। इसी तरह से गिरगिट से आप लोग ग्लूकोज, आइडोस, ग्लैक्टोज और टेलोस को याद कर सकते हो। तो ये आपकी पूरी ट्रिक है, इससे ये थोड़े से याद हो जाएंगे। यस, करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप 2-3 बार करोगे इसको तो याद हो जाएंगे। अब लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद ग्लूकोज हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला मामला कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। सुनो भाई ध्यान डाल, कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोटे मोटे टेस्ट है, पहले आता है मॉलिश टेस्ट। इसमें मॉलिश रिएजेंट होता है अल्फा नेप्टोल होता है, ये प्लस इथेनॉल होता है। क्या करता है, अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में आप मॉलिश रिएजेंट डालते हो और उसके बाद उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो थोड़े टाइम के बाद, तो आपको एक पर्पल रिंग मिलती है एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स, ऐसी एक पर्पल रिंग मिलती है। ठीक है, अब ये टाइम डिपेंडेंट टेस्ट होता है। अगर ये टेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे मोनोसैकेराइड है, अगर ये टेस्ट स्लो होता है तो हम लोग बोलेंगे डाई या पॉलीसैकेराइड्स हैं। ये बेसिकली इंडिकेटर होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेस्ट होंगे हमारी लाइफ में जहां पे हमें कार्बोहाइड्रेट पहले कंफर्म करना पड़ेगा। तो यू हैव टू कंफर्म दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। तो मॉलिश टेस्ट उसके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आता है जैसे सेलिमेनॉफ टेस्ट, जैसे इनफैक्ट इसके लिए, ठीक है, सेलिमेनॉफ टेस्ट अगर आप देखोगे तो उसमें पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहले क्या करेंगे, मॉलिश टेस्ट करेंगे। तो ये रिएजेंट क्या होता है, दिस इज रिसोर्सिनॉल। तो ये रिसोर्सिनॉल ऐसा होता है, प्लस HCl हम इसके अंदर डालते हैं। जो भी आपको टेस्ट करना है पहले कंफर्म कर लेना कि ये कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, अगर 2 मिनट बॉईल करोगे और आपको चेरी रेड कलर मिलता है तो अपना कीटोज होगा। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में कीटोज या एल्डोज को कंफर्म करता है। अगर 2 मिनट बॉईल करने के बाद कलर ऐसा है और फिर आपने 5 मिनट बॉईल किया, ऑरेंज कलर आ गया, तो इसको बोलेंगे एल्डोज। तो ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा उस केस में एल्डोज का। ठीक है, तो आप पहले कार्बोहाइड्रेट किससे कंफर्म करेंगे, मॉलिश से, फिर एल्डोज कीटोज किससे कंफर्म करेंगे, सेलिमेनॉफ से। ठीक है, अब आते हैं टुवर्ड्स बाकी टेस्ट। ये टेस्ट ऑलरेडी कितनी बार हो चुके हैं, सेम टेस्ट है, सब कुछ सिमिलर, कुछ भी फर्क नहीं है, पर फिर भी एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। एक टॉलन टेस्ट होता है, मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यस, ये क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, सिल्वर मिरर मिलता है इससे, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि वो हो रहा है। क्या होता है, ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए रहता है। ठीक है, इनका टेस्ट देता है। फेलिंग टेस्ट भी सब इसमें क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन 1, फेलिंग सॉल्यूशन 2, दिस इज एक्वस कॉपर सल्फेट, ये होता है रोशेल सॉल्ट, ये प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रेड कलर अगर आपको मिल जाता है, कॉपर जो होता है ना इसमें, इसको एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, कॉपर इसमें +2 में होता है। यहां जो कॉपर होता है, दिस कॉपर इज इन +2, ये +1 में अगर आपका आता है तो रेड कलर देता है, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका फेलिंग टेस्ट है। रिड्यूसिंग शुगर ये टेस्ट देते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बस चेंज कहां आता है, यहां पे इसके प्रिजर्वेटिव में। बाकी सब कुछ देखो जरा सेम है। ऐसे ही यहां भी प्रिजर्वेटिव चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देख लो जरा, सब कुछ सेम है यहाँ पे। बस इंपॉर्टेंट है, ये रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट के लिए होता है, और जो आपका बारफोर टेस्ट होता है वो मोनोसैकेराइड के टेस्ट के लिए होता है। वैसे हम लोग पहले भी एक टेस्ट कर चुके हैं मोनोसैकेराइड का, पर ये इस तरह से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट और आता है जिसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। ये स्टार्च के लिए, स्टार्च को अगर आप आयोडीन के थ्रू जाते हो तो ब्लू ब्लैक कलरेशन होती है। ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू आयोडीन एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ स्टार्च, इस वजह से ये ब्लू ब्लैक इसकी कलरेशन आ जाती है। दिस इज कॉल्ड योर आयोडीन टेस्ट, और इसके साथ हमारे पूरे के पूरे टेस्ट कंफर्म हो जाते हैं। अब आते हैं टुवर्ड्स अमीनो एसिड्स। तो दैट इज ऑल फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा हैवी था बट ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट कर चुके हैं और इतना बाकी नहीं है, बाकी थोड़े छोटे छोटे हैं। अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड्स की, 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, एक अमीन है, ठीक है, जिसको NH2 ग्रुप बोलते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको COH ग्रुप बोलते हैं। दोनों अगर एक जगह दिखने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड्स बोलेंगे। अब ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके रिस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, इसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा के हिसाब से हम लोग डिस्टिंग्विश कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है
अगर पहले पे लग जाए अमीन तो अल्फा, अगर दूसरे पे लगे तो बीटा, अगर तीसरे पे लगे तो गामा, चौथे पे लगे तो डेल्टा। इस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। तो एक तो क्लासिफिकेशन ये हो गई। एक क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कि आपका किसके नंबर ज्यादा है। अगर दोनों के नंबर बराबर है तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। जैसे ग्लाइसिन है, उसमें एक COH एक NH2 होता है। अगर मान लीजिए एक का नंबर ज्यादा है, जैसे एसिड के नंबर ज्यादा, तो उसको बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे एस्पेरेटिक एसिड है, इसमें 2 COH ग्रुप होते हैं, ठीक है। और जैसे कि लाइसिन, इसमें ज्यादा अमीन ग्रुप होते हैं, तो अगर अमीन ग्रुप ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिक अमीनो एसिड। सो 3 तरह के हो गए हमारे पास, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। आई होप इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा मामला सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। यार देखो, क्योंकि हम लोग आज तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की परसेप्शन बना के बैठे हुए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वो होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हों जिसमें अंदर, ठीक है, जिसमें ये लंदन फोर्सेस वगैरह हों, वैन डर वाल फोर्सेस हो, डाइपोल फोर्सेस हो, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। तो ये ऐसी फोर्सेस हैं जो कि काफी वीक फोर्सेस हैं रिलेटिवली आयनिक के आगे। तो इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अमॉर्फस की कंडीशन होंगी या थोड़े पाउडरी सब्सटेंस होंगे, और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत पानी में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे लो बॉइलिंग लो मेल्टिंग होंगे, यस। पर लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज उल्टी दिखाता है। तो अमीनो एसिड्स अगर आप देखोगे क्रिस्टलाइन होते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाई आयनिक एंड डाइपोल मूवमेंट, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ना दिखा के ये जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं आपको, दोज आर सिमिलर टू व्हाट, आयोनिक कंपाउंड। मतलब आयोनिक की प्रॉपर्टीज ज्यादा दिखा रहे हैं। और अगर ये आयनिक की प्रॉपर्टीज ज्यादा दिखा रहे हैं तो कुछ तो पंगा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत हुई होगी। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि जो आपका यहाँ पे एक तो आपने बना रखा है एसिड ग्रुप, एक आपने बना रखा है बेसिक ग्रुप। तो एसिड और बेस क्या करेंगे, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे। कौन सा, एसिड बेस रिएक्शन। तो एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। ये जो आपके पास आयन निकल के आता है, अब ये कैसा है, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड दिख रहा है ना, आयन दिखने लग गया, तो ये आयनिक नेचर दिखाने लग जाता है। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन, या कुछ लोग बाइपोलर, क्योंकि 2 पोल्स आ रहे हैं प्लस माइनस, तो इसको बाइपोलर आयन भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया। अब हमारे पास 2 तरह के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी पे आता है। आई थिंक ये बायो में तुम लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ रखा होगा। एक होता है अल्फा अमीनो एसिड, एक जो अल्फा अमीनो एसिड्स है बेसिकली एक असेंशियल, हम लोग जो पढ़ने वाले वो अल्फा पढ़ने, ठीक है, ये भी सुन लो। 2 तरह के होते हैं, एक असेंशियल एक नॉन असेंशियल। असेंशियल होंगे जो कि बॉडी आपकी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आपको बाहर से लेने पड़ेंगे डाइट से। नॉन असेंशियल कौन से होंगे, जो कि बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, ले भी सकते हो, ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। यस, तो वो तो आपका डॉक्टर डाइटिशियन बताई देगा। यस सर। अब देखो जरा, अब यहां से चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट। यार ये जो आपके अमीनो एसिड्स है ना, ये एनसीईआरटी का टेबल है, और इस टेबल को हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो रीसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड आए हैं। हम क्या करते हैं इनको ना इस तरह, क्योंकि अल्फा है, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा के अमीनो एसिड्स को ना इस पोजीशन में ऐसे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इस ये जनरल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे जो आर ग्रुप है इसको चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या करा, आर को रखा एच के बराबर, तो कैसा दिखेगा मुझे स्ट्रक्चर, फिर मुझे स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ये COH, ये H और ये H, ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे ग्लाइसिन। देखो जरा, तो ये हमारे पास जो ग्लाइसिन होता है उसमें आर ग्रुप को H रखा, इसको GLY से डिनोट करते हैं, शॉर्ट कोड इसका G होता है। ये हमें याद रखने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर मैं इसी ग्रुप को किससे रिप्लेस करता, मान लो इसी ग्रुप से मैंने CH3 से रिप्लेस किया होता, मिथाइल ग्रुप से, तो स्ट्रक्चर कैसा आता, COH, यहाँ पे आ गया भैया NH2, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ आ गया H। तुम्हें समझ आ गया अब क्या बन गया मेरे पास, दिस इज एलानाइन। तो ये एलानाइन बन गया। वही चीज देखो जरा, यहाँ पे हमने CH3 से रिप्लेस करा, ALA और A बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, इस तरह से ये चलते रहते हैं। कुछ हमारे पास ये हैं 20 स्ट्रक्चर्स जो हमें याद रखने पड़ेंगे। आइसोलूसिन को सही कर लेना भाई, एनसीईआरटी में गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पे बना रखा है, उसको चेंज करके यहाँ बना लेना, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा हाँ एक चीज और, जहां जहां तारे बने हुए हैं ना, ये सारे तारे, तारे जो है 2000 असेंशियल तारे इसमें अंदर बना रखे हैं, 2000 असेंशियल अमीनो एसिड्स, ये दिमाग में रखना। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं इसके, ये आगे आर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, ये बनाया था हमने एस्पेरेटिक एसिड। तो ग्लूटामिन आ गया, एस्पेरजिन आ गया, सो एंड सो ऑन, ये आ गए। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बनाने पड़ेंगे। A4 शीट पर सामने चिपका लो, यू हैव टू मेक अगेन एंड अगेन एंड यू हैव टू रिमेंबर देम, ठीक है। एक बस बता देता हूं, ज्यादातर लोगों की जितने भी हमारे पास हैं, ज्यादातर लोगों की जो एल फॉर्म है, मैक्स सब लोगों की एस कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टीन ऐसा है जिसकी एल फॉर्म कैसी है, आर कॉन्फ़िगरेशन अटेन करती है। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, चलो अगर फॉर्मेशन है तो कर लेते हैं। यस,
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, चलिए तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सल्फर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर पता तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि सल्फर किसके अंदर है, किसके अंदर एरोमेटिक रिंग है, किसके अंदर साइक्लिक अमीन दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आप स्ट्रक्चर देख के ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है, अब इसके ऊपर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। यस, इसको देख लेते हैं। ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, सेम हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि उसके बाकी सब में क्या होगा, यहां हाइड्रोजन की जगह कोई आर ग्रुप होगा जो कि अलग होगा, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर एल अमीनो एसिड्स। ठीक है, जैसे ग्लूकोज उसमें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट में डी रहते हैं, इसमें हम लोग एल की तरफ रहते हैं। ये हमारे पास डी और एल, आई थिंक वही तुम समझ आ गए। ठीक है, फिर वही वाली बात, सेकंड लास्ट पे अगर ये राइट साइड है तो डी बोलेंगे, अगर ये लेफ्ट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। हमारी बॉडी में ज्यादातर कौन से होते हैं, एल फॉर्म होते हैं। वैसे कहने को 23 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स आपके पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसको कर लो, जल्दी से लिख लो एक बार, पानी पी ले। चलो भाई, ये कर लिया। अब करते हैं आगे, नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं हम लोग प्रोटीन्स। अब यार प्रोटीन्स आते कहां से हैं, पहले ये भी देखना है। ठीक है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जैसे सेल से टिश्यू बनता है, फिर आगे आर्ट वो आता है, पूरा कॉम्बिनेशन होता रहता है ना, मसल एंड इंसान एंड एवरीथिंग। बायो में करा होगा तुम लोगों ने। उसी तरह से हम लोग इसको देखते हैं। भाई देखो, एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करोगे, प्रोटीन सबसे बड़ी चीज होती है, हाइड्रोलाइज करोगे, तोड़ोगे, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ोगे, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स को तोड़ोगे तो अल्फा अमीनो एसिड्स। तो बात आ जाती है कि सर यहां से अगर अमीनो एसिड्स को कंबाइन करें तो पेप्टाइड्स बनता है, पेप्टाइड्स को कंबाइन करेंगे पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स को कंबाइन करेंगे तो प्रोटीन्स। तो एक्चुअल में जो प्रोटीन है वो क्या है, वो बहुत सारे अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स का जोड़ा है, तो उसको बोलेंगे पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड एक होता है, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारी जिंदगी में एक ये अमीनो एसिड है कोई, लेट्स से अमीनो एसिड 1, एक मान लो ये कोई अमीनो एसिड 2 है मेरे पास। ठीक है, दिस इज अमीनो एसिड 2। अब क्या होता है, इसके बीच में से ना, यहां से आपको निकालना है वाटर। तो अगर आप H2O निकाल दोगे तो क्या बचेगा, N और H बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक अमाइड लिंकेज बन जाएगी। यस, यहाँ देख लो जरा, एक अमाइड लिंकेज बन रही है। तो ये जो अमाइड लिंकेज होते हैं ना, इसी को पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो अमाइड लिंकेज इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर अल्फा अमीनो एसिड्स व्हिच इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। इसमें एक दो टाइप के सवाल आते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दो अमीनो एसिड से तुम्हें कितने पेप्टाइड बॉन्ड मिले, एक पेप्टाइड बॉन्ड मिला, एक तो तुम्हें ये दिख रहा है, और इसके अंदर से पानी कितना निकल रहा है, एक पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि अगर दो जैसे डाइपेप्टाइड हमारे पास है, ठीक है, अगर हमें वो देखना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने डाइपेप्टाइड, दो, तो उसमें से पेप्टाइड बॉन्ड और कितने वाटर निकलेंगे, एक निकलेगा। इसको ना डाइपेप्टाइड बोलेंगे, ये जो है, क्योंकि दो लोगों से बना हुआ है ना, तो दिस इज दो अमीनो एसिड्स, इसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। अब मान लो ऐसे ट्राइपेप्टाइड बन रहा होगा, उसमें क्या बन रहे होंगे, 3 यूनिट्स आ रहे होंगे अगर ट्राइपेप्टाइड बनाना है। तो अगर एक दो तीन यूनिट से बनेगा ट्राइपेप्टाइड, उसमें से दो बॉन्ड बनेंगे और दो वाटर निकलेंगे। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, ट्राइपेप्टाइड में क्या होगा, दो बॉन्ड दो पानी निकलेंगे। अब इसी तरह से अगर हमारे पास एन पॉलीपेप्टाइड है, एन मतलब कितने उसके अंदर आ रहे हैं, अगर दो हैं तो डाई, तीन है ट्राई, सो एंड सो ऑन। तो n-1 बॉन्ड और n-1 पानी उसके अंदर से निकलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, अब इसमें एक बहुत ही, अगर पेपर टफ बनाने को करना है उसको, एक पॉसिबिलिटी आती है, दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल पॉलीपेप्टाइड्स कितने बन जाते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है एक बड़ा प्यारा सा, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपके पास x की पावर n, x क्या है, कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं आपके पास। ठीक है, जैसे अगर मैं ग्लाइसिन और एलानाइन दो लेके बैठा हूं, मेरे पास कितने अमीनो एसिड हो गए, दो आ गए, तो मैं बोलूंगा x की वैल्यू कितनी है, दो। अब n क्या है, n इज डाई ट्राई टेट्रा, क्या बनाना चाहते हो। जैसे मान लो अगर ग्लाइसिन और एलानाइन से मुझे डाइपेप्टाइड बनाना है, तो डाइपेप्टाइड बनाना मतलब n की वैल्यू कितनी, 2। तो यहां से मेरे पास नंबर कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 2 की पावर 2। अच्छा, ट्राइपेप्टाइड में n कितना हो जाएगा, 3, तो नंबर कितना हो जाएगा, यहां से जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज चेक करोगे 2 की पावर 3, इस तरह से होगा ये। ठीक है, यस, ये हमारे पास एक बना सकते हैं जबरदस्ती टफ क्वेश्चन, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं चाहिए। अब आते हैं समथिंग कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो यार, आपका जो ज्विटर आयन है ना, उसके मजे लेने हैं। कैसे, उसको अपन डिफरेंट पीएच रेंज में वो करेंगे एक्सपोज।
अगर मान लो मेरा ज्विटर आयन है, न्यूट्रल हम लोग इसको नॉर्मली ज्विटर आयन बोलते हैं, ये न्यूट्रल होता है हमारा, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने कंडीशन करती बहुत ज्यादा एसिडिक, लो पीएच मतलब मैंने हाईली एसिडिक कंडीशंस क्रिएट कर दी, ठीक है। तो हाईली एसिडिक कंडीशन यही होगा, मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन मैंने क्रिएट कर दी, तो फिर क्या होगा उस केस में? एसिड क्या करता है? H+ देता है। इसमें से किसको H+ की जरूरत है? सर इसको H+ की जरूरत, तो ये क्या करेगा? ये H+ आपका क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। देख लो जरा, तो इसमें ऊपर वाले ने क्या करा? H+ एक्सेप्ट कर लिया, देख रहे हो। अगर आप ज्विटर आयन में ये करेगा, इधर रिएक्शन देखना जरा, इधर ये H+ इसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो ये किस रूप में एग्जिस्ट करेगा? केटाइनिक फॉर्म। केटाइनिक क्यों बोला? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। तो दिस इज द एसिडिक फॉर्म या केटाइनिक फॉर्म। तो अगर एक ज्विटर आयन को लो पीएच में आप फेंकोगे तो सारे के सारे जहां भी H+ देने होंगे H+ दे देना, तो ये केटाइनिक फॉर्म या प्लस में एग्जिस्ट करता है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि एसिडिक में लो पीएच है मतलब H+, प्लस मतलब केटाइन, तो मैं इस तरह से इसको याद रखता हूं। अब बात करते हैं हाई पीएच में। हाई पीएच का मतलब हो गया हाईली बेसिक कंडीशन। अगर मान लो आपने बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन, बेस क्या करता है? H+ उठा के ले जाता है, तो इसमें से किसका H+ उठा के लेके जाना है? भाई सर इसका H+, इसमें तो है ही नहीं, इसका ले जाओगे, तो इसमें से एक H+ निकल जाएगा। OH क्या करता है? इसमें से H निकाल लेता है, तो ये क्या रूप करेगा? एनायनिक रूप में एग्जिस्ट करेगा या बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मैं भी याद वैसे करता हूं कि बेस क्या होता है? OH वाले नेगेटिव होते हैं, मतलब ये नेगेटिव रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से आपके पास आता है। ये आपके पास हो गया किस रूप में एग्जिस्ट करता है, एक तो ये हो गया। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये क्या होता है? ये होता है वो पॉइंट जहां पे केटाइन और एनाइन की अमाउंट क्या है? बराबर, मतलब जितना केटाइनिक रूप में है उतना ही अनायनिक रूप में बैठा है। ये एक ऐसी पीएच होती है। कैसे निकलती है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये निकलती है pKa pK1 प्लस pK2 बाय 2। मतलब ये कैसे होगा? वो आपके पास दो कम ग्रुप दिख रहे हैं आपको, एक ये COH दिख रहा है, एक NH2 दिख रहा है, तो उनकी पीके वैल्यूज से आप इसको निकाल सकते हो। दोनों की पीके वैल्यूज को अगर आप ऐड कर दोगे, एवरेज ले लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यस, तो ये हमारे सामने आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, तो हेयर अमीनो एसिड्स मेनली ऑकर एज ज्विटर आयन फॉर्म, वो बता दिया मैंने। तो फॉर अगर ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे? तो उसकी ट्रिक बताता हूं, ठीक है। उसमें मोटा मोटा क्या करना होता है? जो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स है ना, आपको उसका कंसिडर करना होता है। करके दिखाता हूं। जैसे मान लो अगर तो दो ही हैं, जैसे दो है, अगर दो होंगे तो बड़ा सिंपल है सर, ये आ गया 9 + 3, तो 9 + 3/2 दिस इज 12/2, दैट इज कमिंग आउट एज 6। लेकिन सर अगर एक से ज्यादा हो गए, ये देखो मल्टीपल ग्रुप्स आ गए, आपको क्या करना है? जो सिमिलर ग्रुप है, ये दोनों सिमिलर ग्रुप है, इनकी एवरेज ले लोगे, तो 5 + 3/2 दिस इज 8/2, दैट इज 4। ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अमीनो ग्रुप सिमिलर हो गए, तो अगर अमीनो ग्रुप सिमिलर हो गए तब क्या करेंगे? अब इसकी एवरेज ले लोगे 7 + 11/2 दिस इज 18/2, दैट इज 9। तो आपको अगर दो दिख रहे हैं तो बहुत सॉर्टेड है, सिंपल एवरेज ले लो। अगर दो से ज्यादा दिख रहे हैं तो सिमिलर ग्रुप्स वालों की एवरेज ले लेना, उससे आपका गेम सेट हो जाता है। इस तरह से आप आइसोइलेक्ट्रिक इसके पॉइंट्स निकाल सकते हो। यस, दैट इज अबाउट इट। अब आते हैं प्रोटीन के अंदर। अब ये किस टाइप के होते हैं? भैया दो टाइप के होते हैं ये, ठीक है। एक ग्लोबुलर, एक आपका फाइब्रस। एक आता है किसके ऊपर होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमारे पास आता है। यहाँ पे सुनते जाना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड लिंकेज आती है आपके ग्लोबुलर के अंदर, और अगर फाइब्रस के अंदर, और यहाँ पे क्या आती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फाइड लिंकेज, डाइपोल एंड वैन डेर वाल्स, सारी आपके पास आती है इन ग्लोबुलर। फाइब्रस की अगर मैं बात करूं तो कौन से कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? लॉन्ग, थिन, लीनियर एंड लाई साइड बाय साइड, तो इस तरह से होंगे और आपके फाइबर से बनते हैं, ठीक है। फिर ग्लोबुलर में क्या होता है? ये 3D के अंदर, ऐसे 3D शेप के अंदर ये मोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल बता दो, जैसे कोलाजन जो आपकी स्किन या बोन में होता है, कैराटिन बालों में होता है, मायोसिन मसल्स में होता है ना। इसके एग्जांपल्स हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एंजाइम्स, आपके एल्बुमिन जो होते हैं, तो ये आपके एग्जांपल किससे हो गए? ग्लोबुलर के हो गए। अब याद रखने का तरीका, सॉल्युबिलिटी। भैया कभी ऐसा हुआ कि नहाने गए बाल झड़ गए, या तुम मसल वाले हो, नहाने गए मसल खत्म, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो मसल, मायोसिन, कैराटिन वगैरह हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, अच्छा होते हैं, तो बॉडी बनाने का फायदा नहीं है। वेयर एज ये जो होते हैं, दीज आर वाटर सॉल्युबल। यस, अगर मैं बात करता हूं रूल्स की, तो जनरली कोलेजन किसमें काम आता है? बोन और मसल कार्टिलेज के अंदर काम आता है। कैराटिन आपके फिंगर नेल्स और हेयर्स में आता है। कैराटिन ट्रीटमेंट सुनो, जिन्होंने सुना अच्छा, काफी अच्छा। यस, मेटाबॉलिक की काम आता है ये, मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स, इन सब में ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन काम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर पे आता है ग्लोबुलर प्रोटीन, क्योंकि मैंने बोला ये 3D में जाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनता है देखो,
पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, जिसमें सीधा सीधा आपका लीनियर मामला होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट चेन, ठीक है, जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं अमाइड 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 लिंकेज जैसे आती थी वो वाला, ठीक है। अब अगर ये कनेक्ट होने लग जाए, 2D में जाने लग जाए, कैसे हो सकता है सर? एक आता है ऐसा स्ट्रक्चर, देखो जरा, एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है। ये क्या होने लग गया, इस तरह से लीनियर से हटने लग गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एक है कि शीट्स बन जाएं, देखो जरा यहां पे देखा, ये ऐसी शीट्स बन जाएं, शीट्स के रूप में आने लग जाता है। एक ऐसे है, तो ये बीटा, इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। दिस इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड शीट्स। तो एक तो ये शीट के रूप में जा सकता है, ठीक है, जब 2D में जाने लगता है, और एक ये ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये आपका ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर आपका आने लग जाता है, ठीक है, इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, ध्यान रखना है, इसमें इंट्रामोलिकुलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि ये एकदम मॉलिक्यूल के अंदर हो सकती है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर क्योंकि एक शीट दूसरी शीट के साथ इंटरमॉलिक्यूलर कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये 2D से हमें 3D की तरफ जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, अब आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, अब ये मर्ज होने लग जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग जाएंगे। कौन सी फोर्सेज आती है, वेंडर वॉल, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फाइड लिंकेज। सल्फाइड लिंकेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, यस। फिर अब ये आगे और कचरा करने लग जाएंगी, तो क्वाटनरी यूनिट्स आता है, दिस इज द क्वाटनरी स्ट्रक्चर, जैसे हेमोग्लोबिन आपके सामने ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, भैया प्रोटीन के हैं थोड़े से नखरे और थोड़ा सा उसकी कंडीशन थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। अगर तुमने प्रोटीन को उसकी आइडियल कंडीशंस में नहीं रखा, पीएच में चेंज कर दिया या टेम्परेचर में चेंज कर दिया या कुछ भी ऐसा जो कि प्रोटीन के कंडीशंस के अगेंस्ट जा रहा है, तो भैया वो रोने लग जाता है। रोने कैसे लग जाता है, वो अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर को छोड़ के सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी सब बर्बाद कर देता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर जाता है, तो देयरफॉर व्हाट हैपेंस कि आपका प्रोटीन प्रोटीन जैसा नहीं रहता, ठीक है। वही चीज यहां लिखी हुई है, प्रोटीन फाउंड इन सिस्टम विल हैव यूनिक स्ट्रक्चर एंड उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन नेटिव फॉर्म में है, उसको कोई फिजिकल चेंज दे, जैसे टेम्परेचर चेंज कर दिया, पीएच चेंज कर दी वगैरह वगैरह, तो उसके सारे हेलिक्स उलिक्स खुल जाते हैं, ठीक है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीनेचरेशन में सेकेंडरी टर्शरी बर्बाद होते हैं, पर प्राइमरी स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीवाईक्यू में कई बार आया हुआ है ये, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट हो गया, एक एग्जाम्पल है, कर्डिंग ऑफ मिल्क हो गया, दिस इज एग्जाम्पल। तो ये बस दिमाग में आप रखना, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसके साथ हम लोग अब प्रोटीन्स के साथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे छोटे छोटे से मामले बचे हुए हैं, एंजाइम्स वगैरह बचा, वाइटामिन वगैरह बचा है, न्यूक्लियोटाइड वगैरह बचा है, तो वो करते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं। एंजाइम्स बहुत छोटा है। बायोकैटलिस्ट होता है एक रूप, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, और इसमें एज लगता है। जैसे अगर आप देखोगे हमारे पास इन्वर्ट शुगर में एंजाइम यूज करता है इन्वर्टेज, माल्टोज में होता है माल्टेज, इसी तरह यूरिएज, अमाइलेज, ये होता है। एज वाले जो होते हैं दोज आर योर एंजाइम्स, दे वर्क एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली। आई थिंक तुम समझ ही रहे हो, प्रोटीन वाले नखरे हैं इसके भी, क्योंकि है ही एक तरह का प्रोटीन ही है, यस। थोड़ा सा ही चाहिए होता है, जैसे कैटलिस्ट होता है ना, इसको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं एंजाइम को, कैटलिस्ट के जैसे काम करता है। कैसे होता है, लॉक की मैकेनिज्म होता है, एक बार आता है उस लॉक की के अंदर फिट होता है, काम करके फिर निकल जाता है, फिर दूसरी की में घुस जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि लॉक की मैकेनिज्म के थ्रू चलता है। एक बायो कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट हमें पता है कम अमाउंट में चाहिए होता है, क्योंकि जैसे आता है वैसे उस रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंजाइम हो गया। आगे बढ़ते हैं वाइटामिन। वाइटामिन क्या है यार, ये ऐसी चीजें होती है जो डाइट में बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए लेकिन चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो आपको क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीजेस होंगे आपको, तो कुछ आपको डाइट के थ्रू इनको लेना पड़ता है, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, बट यस यू नीड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, तो उसके लिए आपको चाहिए डाइट के अंदर। कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, जो कि ए डी ई के फैट सॉल्युबल होते हैं, ए वाले, और एक आते हैं आपके पास, तो ये दिमाग में रखने का काम क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो दिस इज फैट सॉल्युबल हो गए एडी के, और ये देखो अगर ऊपर से यहां तक देखोगे तो दीज आर बी एंड दिस इज सी। तो बी सी जो होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, इनके नाम थोड़े से देख लेना, एक दो बार ये क्वेश्चन भी आया है कि बी वन को थायमीन, बी टू को राइबोफ्लेविन, ये सब बोलते हैं। ये कई बार एक दो बार आया है, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, याद कर लेना। अब आते हैं इसकी प्रॉब्लम्स, ये एनसीईआरटी के अंदर मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, दिस इज टेबल इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर विटामिन ए कहां से मिलता है, फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर मिल्क से मिलता है। अगर नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, रात में दिखना बंद हो जाएगा, दिस इज नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर आपका जीरोफिल्ट्रेमिया, यस, इस तरह की चीजें आपको होती हैं, तो ये आप लोग देख लेना। इसी तरह से विटामिन सी जैसे मेरे पास है, ये पता होगा स्कर्वी होता है इससे, है ना, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स जो होता है ना गम्स, इससे खून निकलने लग जाता है। तो ये सब आपके सामने, इस टेबल को गो थ्रू कर लेना एक बार।
और ये हो गया है। अब आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। भाई सुनो, आपकी शक्लें आपके घर वालों से मिलती हैं? उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि न्यूक्लिक एसिड होता है। पॉइंट ऐसा है कि आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, क्या है बेसिकली, सेल के अंदर ना होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर आता है एक चीज डीएनए, और ये डीएनए ही है जो सारी चीज का करता है। आपका करेक्टरिस्टिक्स आपके घर वालों से, जेनेटिक्स से बोल रहे हैं, जेनेटिक्स वो यहीं से है। तो अपना डीएनए जो है, ये सेल के अंदर जो डीएनए आता है वो आपके पेरेंट्स से आता है। वो क्या है उसके अंदर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। एक चीज होती है आरएनए, एक चीज होती है डीएनए। अब स्ट्रक्चर फिर से याद करने से अच्छा है करंट स्ट्रक्चर याद करिए, उससे पकड़ लो। बीटा डी ग्लूकोपायरानोस पढ़ाया था मैंने आपको। क्या करो, 1 2 3, 3 वाले को ना जाके उड़ा दो, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग ऐसे बन जाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे बीटा दी राइबोस, दैट इज द आरएनए। यस। अब अगर आप आरएनए में फुल फॉर्म देखना जरा, दिस इज आरएनए, क्या हो गया, बीटा डी राइबोस हो गया आरएनए। डीएनए क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोस, मतलब यहां पे ऑक्सीजन हटाना है। कहां से हटाना है, दो पोजीशन से। तो अगर आप इसके अंदर से दो पोजीशन से ऑक्सीजन को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस, दिस इज द डीएनए। तो ये आपके पास डीएनए बन जाएगा। यस, आई होप द कॉन्सेप्ट इज, समझ रहे हो, मतलब ये शुगर है इसके, तो इसको कंबाइन करके हम लोग बनाएंगे आरएनए डीएनए, बट दिस इज द मेन शुगर, ये उसका बेसिक यूनिट है। इसको कंबाइन कर करके हम लोग आरएनए डीएनए की तरफ बढ़ेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस। अब आते हैं इसके पास कुछ बेसिस। अब देखो हमें बेसिस और इसके अंदर खेलना पड़ेगा। शुगर मैंने बता दिया पहले कि आरएनए डीएनए के शुगर्स आपको क्लियर हो गए। यस। अब बेसिस की बात करते हैं। बेसिस जो होते हैं चार पांच है हमारे पास, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमिन। ये जो एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमिन है, ये जो चार आपके आ रहे हैं, ये एक्चुअली डीएनए के होते हैं। ये जो चार है आपके, दीज आर फ्रॉम डीएनए, ये डीएनए के हैं आपके। और जो आरएनए के होते हैं वो, इसके अलावा थाइमिन हटा देना, ये है, ये है, ये है, थाइमिन नहीं है, और आपका यूरासिल आता है। तो ये हमारे पास यहां पे लिख भी दिया, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमिन डीएनए में होते हैं, आरएनए में एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और यूरासिल होता है। ये आपके पास रहते हैं क्या, इसके बेसिस। ठीक है, बेसिस क्लियर हो गया। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, देखो भाई, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, दो होते हैं, एक आता है न्यूक्लियोसाइड, एक आता है न्यूक्लियोटाइड। इसमें शुगर और बेस होगा, उसमें शुगर बेस और फॉस्फेट ग्रुप होगा। कहां से कनेक्ट होते हैं, दे आर कनेक्टेड वाया C1। तो अगर आप देखोगे C1 के ऊपर यहां पे आपको बेस दिखेगा, क्योंकि इसमें शुगर के साथ एक बेस कनेक्ट, शुगर बता दी अभी और बेस बता दी मैंने आपको, है ना। अब शुगर बेस और अगर फॉस्फेट हो, बेस तो यहीं से कनेक्ट होगा, C1 से कनेक्ट होगा बेस, लेकिन फॉस्फेट कहां से कनेक्ट होता है, C5 से कनेक्ट होता है। तो शुगर के साथ अगर आपको फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट करना है तो वो C5 से कनेक्ट होता है। दिस इज न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोसाइड में शुगर बेस रहेगा, न्यूक्लियोटाइड में शुगर बेस फॉस्फेट रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं डाई न्यूक्लियोटाइड पे आ जाऊं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बताया आपको, अब उसको और कंबाइन करने लग जाए। जैसे यहां पे क्या करना है उस केस में, ये देखो भाई, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड था। अब इस न्यूक्लियोटाइड को, ये पूरा एक यूनिट है, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट। तो ये बेस शुगर फॉस्फेट के साथ, बेस शुगर फॉस्फेट को कनेक्ट करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको C3, इसका शुगर का C3 है, उसके साथ C5 ऑफ फॉस्फो, तो फॉस्फो ग्रुप के C5 को कनेक्ट करा, तो यहां से क्या करें, वही पानी निकाल दो। ठीक है, तो वो निकल जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास इस तरह से दो यूनिट्स कंबाइन हो गए बेस शुगर फॉस्फेट के, इसको बोलेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, जैसे वो पहले हो रहा था। फिर इसी से क्या बन जाएगा, ट्राई, ट्राई से टेट्रा, टेट्रा से करते करते होते पॉली। ठीक है, तो वही यूनिट यहाँ पे दे रखे हैं एनसीईआरटी में कि भैया बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट को कंबाइन करा तो आपके पास डाइन्यूक्लियोटाइड आ गया। इसको आगे कंटिन्यू करते रहोगे तो आपके पास क्या होता रहेगा, इसी तरह से पूरे का पूरा एक पॉलीमेरिक चेन, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपके पास आ जाएगा। यस और नो। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं डीएनए, शुगर और आरएनए के बीच के डिफरेंसेस। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए के अंदर शुगर होता है बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोस, उसका शुगर है बीटा डी राइबोस। डीएनए में बेसिस एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमिन है, उसके अंदर यूरासिल आ जाता है। ये कंट्रोलिंग होता है, जो आपका नीचे पूरा कंट्रोल करता है। बेसिकली ये ना, ऐसा बोलो कंपनी का मालिक, सीईओ वैसा होता है। ये कंपनी का वर्कर्स जो काम करते हैं, इट इज लाइक इट इज गोइंग टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल होता है। डबल मतलब ऐसे दो दो हेलिकल स्ट्रक्चर आते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल होता है। मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। जैसे दो हेलिक्स ऐसे कंबाइन होते हैं, कहां से होते हैं, डीएनए में आपके पास साइटोसिन, गुआनाइन के बीच में ध्यान रखना 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एडेनाइन, थाइमिन के बीच में याद रखना 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इस तरह से ऐसे कंबाइन होते रहते हैं। ये डबल डीएनए वाला है। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये आपकी बॉन्डिंग बीच की नहीं होती। दैट इज ऑल अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स।
दिस इज अबाउट इट। उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक, ऑर्गेनिक से हटकर थोड़ा बायो की ज्यादा फील देता है आपको, पर चलो ये आपका टॉपिक था, करना तो है ही है। एंड इसको बायो में और केमिस्ट्री दोनों में आना है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से करोगे, ताकि कॉन्सेप्ट आपको मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आए, नंबर तो पूरे आए, है ना। तो एक ही बात बोलूंगा, माइंड मैप है तो आपने फर्स्ट टाइम में तो पूरा ढंग से समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हो, पर तभी क्लियर होता है जब आपने एक बार पूरा पढ़ रखा और आपको रिवाइज करना है। तो दिस इज फॉर द रिवीजन, उससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। दैट इज ऑल फ्रॉम अवर साइड, ठीक है। तो मोटा मोटा तो ऑर्गेनिक की जर्नी अब कंप्लीट हो ही गई है इसके साथ। एंड अब बस इनको प्रैक्टिस करते रहना, समरी लेक्चर्स की तरह ही एक तरह से आप उसे कंसिडर कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स आपके यहाँ से बहुत अच्छे से बन जाते हैं, क्रिस्प वे में बन जाते हैं। अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं है तो यही नोट्स आप पीडीएफ में निकलवा सकते हो, दैट इज योर कॉल। यस, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। मिलते हैं आप सभी लोगों से। दिस इज योर निखिल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।